The sum of coefficients of x to the power 499 and 500 x to the power 500 in 1 plus x to the power 1000 plus x into 1 plus x to the power 999। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस अलग टाइप की सीरीज़, मतलब एक टाइप से कोई जीपी दे रखा है जिसका कॉमन रेशियो मतलब आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर x टू दी पावर 0 है, फिर x का पावर बढ़ रहा है और 1 प्लस एक्स का पावर कम हो रहा है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ जीपी। इसमें हमको सम ऑफ कोफिशिएंट पता करना है एक्स का पावर 499 का और एक्स टू दी पावर 500 का। तो सबसे पहले एक्स टू दी पावर 499 जो है उसका कोफिशिएंट निकालते हैं। तो यहाँ से एक्स टू दी पावर 499 चाहिए, मतलब ये तो पता है जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन में से अगर हमको एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट चाहिए तो वो क्या होता है, एन सी आर। इसमें से इस वाले में इसके एक्सपेंशन में एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट होता है एन सी आर। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1000 में एक्स टू दी पावर 499 का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा एन सी और जिसका चाहिए 499 का आर। सिमिलरली यहाँ पहले से बाहर x है, तो अगर हमको यहाँ ब्रैकेट से 498 एक्स टू दी पावर 498 मिल जाए तो ओवरऑल 4 एक्स टू दी पावर 499 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए 498 एक्स टू दी पावर 498 का कोफिशिएंट जो कि होता है ये। इस तरीके से सबका लिख लेते हैं। सिमिलरली ये इस वाले टर्म से अगर हमको एक्स टू दी पावर 499 का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ एक्स टू दी पावर 2 तो पहले से है, मतलब इस टर्म से हमको अगर एक्स टू दी पावर 497 का कोफिशिएंट मिल जाए तो एक्स टू दी पावर 497 और यहाँ पहले से एक्स स्क्वायर है तो वो मिल करके 499 दे देगा, मतलब इससे हमको ये चाहिए। अब ऐसे हम आगे एक्स टू दी पावर 1000 तक जा सकते हैं, लेकिन हमको एक्स टू दी पावर 499 का ही कोफिशिएंट पता करना है। तो जब इसको फुल्ली मतलब इसको पूरा तरीके से लिखेंगे तो एक बार यहाँ पर बीच में ये वाला टर्म भी आएगा एक्स टू दी पावर 500 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स टू दी पावर 500 का। और यहाँ से देखा जाए तो इसमें से हमको एक्स टू दी पावर 499 का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम इस वाले ब्रैकेट से मिनिमम एक्स का पावर भी निकालें तो वो या तो ज़ीरो होगा, मिनिमम से मिनिमम तो ज़ीरो देगा, लेकिन फिर वो मल्टीप्लाई जब होगा एक्स टू दी पावर 500 से तो एक्स का पावर 500 आ गया, लेकिन हमको एक्स का पावर 499 ही चाहिए था जो कि यहीं से मिलेगा। इससे ठीक एक पहले वाले टर्म से जब हम ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 501 वाले ब्रैकेट से एक्स टू द पावर 0 ले लें और ताकि ये 1 हो जाए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू दी पावर 499 से तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर 499 का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा 1। मतलब इस ब्रैकेट से हमको एक्स टू दी पावर 499 लाने के लिए यहाँ से एक्स का पावर 0 चाहिए और वो तब मिलेगा जब यहाँ पर हम एक्स का पावर 0 लें, और वो कैसे हो सकता है, एन सी आर मतलब 501C0। तो ये यहाँ से मिलेगा, तो ये पूरा लिख ली। अब यहाँ पर आया 501C0 तो इससे जस्ट पहले आया होगा 502C1। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 501C0 है तो इस 501C0 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि ये 502C0 है। क्यों? क्योंकि NC0 का वैल्यू 1 ही होता है ना, चाहे n कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको 502C0 लिख दिए ताकि अब यहाँ पर 502C1 और यहाँ 502C0 ये इसमें आपस में एक फार्मूला लग जाएगा बाइनोमियल का, जो कि होता है NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR प्लस 1। तो यहाँ पर आ गया NCR और यहाँ NCR प्लस 1, तो ये आपस में दे देगा N प्लस 1 CR प्लस 1 यानी कि C1। और इस 502C1 से पहले वाला टर्म होगा 503C2। तो अब यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होकर के 504C2 दे देंगे। सिमिलरली ऐसे जब हम बैकवर्ड जाते जाएंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1001C500, मतलब 500 तो नहीं, यहाँ 499 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के बनेगा, जैसे पीछे जा रहे हैं यहाँ पर 501C0 बना था और इससे पहले 502C1 था, तो इससे पहले वाले टर्म में नीचे 1 था तो ओवरऑल जो बना था उसमें भी C1 आया था, फिर यहाँ C2 था तो ये दोनों कंबाइन होकर के यहाँ पर भी C2 दिया था। तो जब ये दोनों कंबाइन होगा तो नीचे में वही पावर आएगा जो इस वाले में था, तो यह आ जाएगा 1001C499। अब सेम काम हम एक्स टू दी पावर 500 के लिए भी करेंगे और वहाँ से भी कुछ कोफिशिएंट मिलेगा और फाइनली इसका और उसका एडिशन क्या होगा वो बताना है, सम क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ से हमको इस वाले सीरीज से हमको चाहिए एक्स टू दी पावर 500 का कोफिशिएंट, तो जो कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1000 से इस ब्रैकेट से हमको एक्स टू दी पावर 500 का कोफिशिएंट चाहिए जो कि हो जाएगा NCR 500। यहाँ x ऑलरेडी है तो अंदर से हमको सिर्फ एक्स टू दी पावर 499 का कोफिशिएंट चाहिए तो हो जाएगा NCR
ऐसे ऐसे करके एक्स टू दी पावर 1000 तक जा रहे हैं, लेकिन हमको एक्स टू दी पावर 500 के कोफिशिएंट को पाने के लिए सिर्फ इस टर्म तक जाने का ज़रूरत है। मतलब बीच में कहीं तो एक्स टू दी पावर 500 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 500 भी आएगा। तो जब ये आएगा तो यहाँ से 1 प्लस एक्स टू दी पावर 500 से हम एक्स का पावर 0 ले लेंगे, ताकि एक्स का पावर 0 एक्स का पावर 500 ओवरऑल एक्स का पावर 500 ही आए। और इसके बाद तो फिर एक्स का पावर 501 आ जाएगा मिनिमम से मिनिमम, लेकिन हमको 500 तक ही जाना था, तो बस यहाँ तक ही रखेंगे। तो इस ब्रैकेट से हमको एक्स टू दी पावर 500 चाहिए, जो कि हो जाएगा 500C0। तो यहाँ रख दिए 500C0। अब इस 500C0 को हम 501C0 लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इस 500C0 से जस्ट पहले वाला टर्म 501C1 रहा होगा, क्योंकि पैटर्न अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ 1000C 500 था, फिर ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, तो फिर यहाँ पर ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। बट हम पीछे आ रहे हैं, हम रेट्रो में देखें तो यहाँ 500 था, तो इससे पहले 500 से एक ज़्यादा रहा होगा, 0 से एक ज़्यादा रहा होगा। अब इसको रख दिए 501C0, तब यहाँ फॉर्मूला लग गया, जो कि होता है NCR + NCR + 1 = N+1 CR + 1। ऊपर वाले में भी 1 ऐड हो जाता है और नीचे में जो बड़ा वाला होता है वो यहाँ पर आता है। तो ये हो गया 502C1, ऊपर वाले में ऐड हो गया, नीचे वाले में जो हाईएस्ट था जो कि था 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब ये 502C1 और इससे पहले आया होगा 502C2, तो 502C2 502C1 हो जाएगा 503C2। ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जो टर्म बनेगा, और ये इसमें जब उसको ऐड करेंगे तो 1000 में एक ऐड हो जाएगा, तो मिलेगा ये। तो यहाँ से मिल गया हमको ये आंसर। और हमको सम बताना था, मतलब इसका सम, इसका और इसका सम बताना था। तो अगेन यहाँ पर तो पूरा फॉर्मूला ही लग जाएगा ये वाला, तो आंसर हो जाएगा 1002C500, ये आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी कॉमनली जेई में पूछे जाते हैं, जहाँ पर यहाँ पर ये दोनों चीज़ अगर दिमाग में है तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ पर किसी नंबर का कुछ पावर दे देता है और फिर ऐड में कुछ रहता है या सब्ट्रैक्ट में कुछ रहता है, और उसको पूछता है कि ये किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में एक काफ़ी मतलब एक चीज़ सेट रहता है, बस उस चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों चीज़ें दिमाग में रहना चाहिए, जैसे x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। तो ये प्रॉपर्टी तो फॉर ऑल n वैलिड है। n अगर जब भी नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, ऑड हो, इवन हो, सबके लिए वैलिड है। मतलब x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। और एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है ये x टू दी पावर n, और इस क्वेश्चन में क्योंकि सब में है, सबका एडिशन हो रहा है, तो बस यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ में आएगा, जहाँ पर ये होता है x टू दी पावर n प्लस वाई टू दी पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस वाई इफ़ n इज़ ऑड नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर पावर ऑड होना चाहिए, पावर ऑड है भी, तो ये हमेशा जो है, जैसे यहाँ पर अगर हम 25 और 3 को एक साथ देखें तो 25 + 3 होता है 28। मतलब ये 25 टू दी पावर 13 प्लस 3 टू दी पावर 13 हमेशा जो है ये 28 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये और ये हमेशा 28 से डिविजिबल होगा, मतलब इन दोनों का सम, तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा। और फिर है यहाँ पर 20 और यहाँ पर 8 और दोनों का पावर 13, तो ये 28 से हमेशा डिविजिबल होगा। x का पावर n प्लस y का पावर n, वहाँ पे n ऑड होना चाहिए, तो वो ऑलवेज डिविजिबल होता है x प्लस वाई से। मतलब ये 20 टू दी पावर 13 और 8 टू दी पावर 13 हमेशा डिविजिबल होगा 28 से, तो 28 से हमेशा डिविजिबल होगा, तो 7 से भी हमेशा डिविजिबल होगा। मतलब स्टेटमेंट 1 तो क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉर श्योर ट्रू। अब अगर स्टेटमेंट 2 को देखें तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 + 4√3 होल टू दी पावर 25 इज़ एन ऑड नंबर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। तो इसमें क्या करना होता है कि ये जो भी चीज़ दे रखा होता है इसको हम i + f एज्यूम कर लेते हैं, जहाँ पर i होता है इंटीग्रल पार्ट एंड f होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये हमेशा किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। 0 हो सकता है लेकिन 1 से छोटा ही होगा, मतलब इसके बीच में होता है। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब ये सेकंड स्टेप होता है कि ये जो 7 + 4√3 है, इसका यहाँ पर हम कॉन्जुगेट यानी कि 7 - 4√3 होल टू दी पावर 25 को कुछ मानते हैं। अब अगर हम इसका रफ वैल्यू भी निकालें तो हमको पता है ये √3 जो है ये नियर बाई 1.732 होता है। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 × 2 = 8, 12 का 2 कैरी 1, 29 का 9 कैरी 2, 4 × 1 = 4 + 2 6.928 आएगा। 7 - 6.928 विल बी लाइक 0.1। मतलब ये तो कुछ फ्रैक्शन में ही आएगा, तो इसको कुछ f' एज्यूम कर लेते हैं। अगेन f' विल ऑल्सो बी लाइक सेम इंटीग्रल है, तो 0 से 1 के बीच में होगा। और हम यहाँ पर 0 नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे i + f है, तो f का कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट तो होगा। ये तो फुल इंटीजर तो वैसे भी नहीं आएगा, देखने से भी लग रहा है।
मतलब ये जो एफ डैश है ये भी क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में है। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7 + 4√3 का पावर 25 प्लस 7 - 4√3 का पावर 25 इज इक्वल टू। अब इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको पता है x + y का पावर n जो है, इसका जनरल टर्म तो ये होता है NCR x का पावर n - r y का पावर r, जहाँ r होता है 0 से लेकर के n तक जाता है। तो अगर हम यहाँ पर वही अप्लाई करें, इस 7 को x मान लेते हैं, 4√3 को y मान लेते हैं। पूरा पूरा क्यों खोल के लिखेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर भी 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। तो ये हो गया 25x⁻²5 x to the power 25 y to the power 0। तो पहले तो इस वाले टर्म को ऐसे ओपन करके लिख लिए। अब इसको ओपन करके लिखेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इवन प्लेसेस वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, तो सेकंड टर्म कैंसिल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में देखें तो फर्स्ट टर्म कुछ इस टाइप का है। सेकंड टर्म में देखें तो ये जो y था मतलब 4√3 उसका पावर 2 है, फिर आएगा 4√3 का पावर 4, फिर आएगा 6। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये अंडर रूट जो है यहाँ पर ये अंडर रूट बचेगा नहीं किसी में, तो ओवरऑल ये इंटीजर रहेगा। और फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर इज सम इवन इंटीजर। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस दोनों को ऐड करने पे तो कुछ इवन इंटीजर आया और दैट इज इक्वल टू i + f + f डैश। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इवन इंटीजर आ रहा है, मतलब इवन आ रहा है, तो राइट हैंड साइड को भी इवन होना पड़ेगा। मतलब i + f + f डैश भी अपने आप में कुछ इवन क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर i + f + f डैश अपने आप में इवन होना चाहिए। i तो पहले से इंटीजर है, तो ये f + f डैश को भी अपने आप में कोई ना कोई इंटीजर होना पड़ेगा ताकि ओवरऑल हमको इंटीजर मिले, इवन इंटीजर मिले। तो हम अगर f + f डैश को देखें तो f 0 से 1 के बीच में है, f डैश 0 से 1 के बीच में है। तो अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो f + f डैश किसके बीच में होगा, 0 से लेके 2 के बीच में होगा। तो 0 से लेके 2 के बीच में होने का क्या मतलब है कि, और 0 से लेके 2 के बीच में है, और हमको पता है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए f + f डैश अपने आप में एक इंटीजर होना चाहिए। तो 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, 1, मतलब f + f डैश क्या होना चाहिए, 1। तो i + 1 इज इक्वल टू इवन। को किसी इंटीजर में 1 ऐड करने पर इवन आ रहा है, मतलब वो ओरिजिनली खुद में क्या था, ऑड था। तो i क्या है, ऑड है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इस वाले क्वांटिटी का जो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब जो i है, जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक ऑड नंबर है। तो वो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि यस वो अपने आप में ऑड नंबर है, विच मीन्स कि स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दैट इज़ द आंसर।